गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों, मैं अनिल कुमार जनपद हाथर से आज NMMS 2025-26 के अंतर्गत विषय विज्ञान में घर्षण बल और उससे जुड़े MCQ पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं घर्षण होता क्या है। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, घर्षण किसे कहते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, किसी सतह से संलग्न होकर उस सतह पर गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बच्चों समझने की। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगता है, यानी दो लेयर्स के बीच। अगर मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ तो मैं ज़मीन के संपर्क में हूँ, तो मेरे और ज़मीन के बीच एक सतह मेरे पैरों के तलवे हो गए और दूसरी सतह हुई ज़मीन। और हम दोनों जब चलेंगे एक दूसरे के संपर्क में रगड़ेंगे तो एक गति दूसरे का विरोध करेगी। जैसे मैं इस पर मान लो मार्कर चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये मार्कर इस साइड में इसलिए चल पा रहा है क्योंकि ये चिकना है। कैसी सतह है? और चिकनी सतह होती है तो घर्षण बल का मान कम होता है। कैसा होता है? घर्षण कम होता है, ठीक है, इसलिए चल पा रहा है। कभी कभी देखते हैं हम, आवाज़ आती है पी पी की चौक चलाते समय, तो वहाँ पर उस गति का विरोध हो रहा होता है। तो अगर मैं मार्कर इधर चला रहा हूँ तो एक प्रतिक्रिया बल इस साइड में लग रहा होता है जो इसकी गति का विरोध करता है। तो दो सतहों के बीच पारस्परिक गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब लिखिए, घर्षण कितने प्रकार का होता है। घर्षण के प्रकार। देखिए, घर्षण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, स्थैतिक घर्षण। नंबर दो, गतिक घर्षण। इसको गतिज घर्षण भी बोल देते हैं, ठीक है। स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। गतिक घर्षण के दो भाग और होते हैं, जिसमें एक आता है सर्पी घर्षण और दूसरा लोटने घर्षण। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने अब तक NMMS के आवेदन नहीं किए हैं उनको मैं बताता चलूं, ऑनलाइन ANDData.in पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र फॉर्म भर के परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। 9 नवंबर 2025 को यह पेपर होगा। समय 11 बजे से 2 बजे तक। 11, 12, 1 बजे तक होगा। लेकिन स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति के कारण लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसलिए इसका मान सबसे अधिक होता है।
देखिए घर्षण बल वह बल है जिसके कारण हम चल पाते हैं ज़मीन पर। अगर ज़मीन और हमारी सतह के बीच घर्षण बल कम होगा तो हम फिसल जाएंगे। जैसे चलते चलते हमारा पैर केले के छिलके पर जाता है तो दोनों बल एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं। कायदा क्या है चलने का, पैर इधर जा रहा है और ज़मीन किधर बल लगा रही है, इधर। किधर मतलब उसकी विपरीत दिशा में, जिस तरफ हम चल रहे होंगे उसकी विपरीत दिशा में हमारा घर्षण बल लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा, पीछे की साइड, ठीक है, तभी हम चल पाएंगे स्पष्ट रूप से। और इसी के कारण हमारे पैरों की चप्पलें, जूतों के तलवे, ये सब घिसते हैं, टायर घिसते हैं, इसलिए घिसते हैं। अगर घर्षण ना हो तो ये घिसे ही नहीं। जब दो सतह आपस में टकराएंगी तो उनके बीच घिसाव होगा। क्या होगा? और वो एक दूसरे के घिसने का विरोध करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई सरिया या ईंट पकड़ के खींच के लाए, हम ऐसे ईंट को ऐसे करेड़ के लाएं तो आवाज़ होगी। आवाज़ होने का मतलब क्या है? न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार इस संसार की प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी और गतिज अवस्था में तो गतिज अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो समझते कोई वजन यहाँ पड़ा है, मतलब ये कुर्सी है, इसको मैं यहाँ से खिसका रहा हूँ, ठीक है, एक आवाज़ आ रही है आपको, ये आवाज़ किसकी है? घर्षण बल किन किन के बीच लग रहा है? कुर्सी के पैर और ज़मीन के बीच। यानी ये कुर्सी चाह रही है मैं इधर आऊँ और ज़मीन चाह रही है मैं इधर जाऊँ, तो दोनों के बीच पारस्परिक विरोध हो रहा है, उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इस फ्रिक्शन में हमेशा चीज़ें घिसती हैं। क्या होता है? और जब ये दोनों गतियाँ एक साइड हो जाएं, एक ही तरफ चलने लगे, तो इंसान धड़ाम से गिर जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा बरसात के मौसम में, अगर हम कीच पे चल रहे हैं वजन लेके सर पे कोई, और अचानक फिसलन वाली जगह पे पैर पड़ जाए तो धाम से गिर जाते हैं हम। तो गिरने का मतलब ही ये है कि अगर हम फिसले तो दोनों बल जो है एक ही दिशा में कार्य करने लगते हैं। यानी केले के छिलके पर ऐसे हम धड़ाम से गिर जाते हैं, तो जिधर हमारा पैर जा रहा था उधर ही केले के छिलके ने बल लगाना शुरू कर दिया, या घर्षण बल कम हो गया, ठीक है। जब भी फिसलेंगे हम, जब भी किसी सतह पे फिसल रहे हैं तो घर्षण बल कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ जगह घर्षण बल कम होना फायदेमंद होता है और कुछ जगह कम होना खतरनाक होता है। जैसे मान लो हम इसी पे चल रहे हैं या हम चल के आ रहे हैं बरसात में, काई वाली ज़मीन पे जहाँ शैवाल जमा हो जाते हैं और उस पर से हमें निकल के जाना है। अक्सर बच्चे स्कूल में खेलते हैं, देखते हैं, भागते भागते गिर पट के गिर जाते हैं तो सर में चोट लग जाए, कहीं कुछ और हो जाए। लेकिन अगर घर्षण कम करना हो और हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ऐसा क्या होता है? जैसे मान लो किवाड़ है या षटकोना है, लग नहीं रहा, ठीक है, चर चर की आवाज़ कर रहा है खुलने में, तो हम क्या डालेंगे उसमें? तेल या ग्रीस। तेल, ग्रीस या स्नेहक डालने से क्या होता है? उन दोनों सतहों के बीच जो घर्षण बल लग रहा था वो कम हो जाता है। कैसा हो जाता है? और अगर कम हो जाएगा घर्षण बल तो वो चीज़ आसानी से कार्य करने लगेगी। तो हमने स्थैतिक घर्षण पढ़ा किसी वस्तु की स्थिति के कारण। तो हमने अभी न्यूटन का पहला नियम बताया था, क्या था कि हर प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु मान लो 1 कुंटल का बोरा रखा है तो वो ताउम्र इस धरती के नष्ट होने तक वहीं रखा रहना चाहेगा, अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर हम किसी चीज़, भारी चीज़ को हम खिसकाते हैं, तो तुमने कभी ये महसूस किया है कि ये ज़मीन पे बल लगा रही है इसीलिए नहीं खिंच रही? कि मम्मी बहुत भारी है, पूरा दम लगा देते हम, नहीं खिंच रहा। क्यों? क्योंकि उसमें मास है, यानी द्रव्यमान है, और वो ज़मीन पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, बल लगा रहा है, और जिस बल के कारण एक घर्षण पैदा हो रहा है जिसका नाम है स्थैतिक घर्षण। उसकी स्थिति के कारण जो घर्षण पैदा होगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का मान सबसे ज़्यादा होता है। अब इसको कम कैसे करेंगे? तो फिर बोरा बेकार हो जाएगा। मान लो एक सीमेंट का कट्टा तुम खुरदरी सतह पे खींच रहे हो और उसी सीमेंट के कट्टे को चिकनी सतह पे खींच रहे हो, तो किस पे आसानी से खींचेगा? क्योंकि उसके और सतह के बीच घर्षण बल का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और उसी को तुम ऐसे ले जाओ, अभी अभी लेंटर खुला है छत, उस पर सीमेंट का कच्चा कड़ेर के ले जाओ तो क्या हाल होगा? या मान लो 2 बच्चे मस्ती में खेल रहे, चल मैं तो पकड़ के खींचूंगा, ठीक है, तो उसे बैठा लिया ऐसे और खींचती हुई लगी, तो फिर भगवान मालिक है उसके क्या होना है उसका, ठीक है ना। और अगर चिकनी सतह पे खींच रहे हैं हम तो वो आराम से खिंचता हुआ जाएगा, थोड़ी देर बाद गरम गरम महसूस होगा उसे, अरे मम्मी, जैसे फिसल पट्टी होती है, तुम लोग फिसले हो कभी? इसलिए अगर हम कंटिन्यूस फिसलते रहें, एक तो 3-4 बार बच्चों का नंबर आता है तो तब तक उतना घर्षण जो होता है ना, और उसके जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गर्म हो जाते हैं, वो ठंडे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर दो ही बच्चा लगातार फिसल रहे हैं तो एक स्थिति बात नहीं कही अब ना, अब नहीं, क्यों? क्योंकि गरम गरम होने लगा। क्या होने लगा? अब गरम गरम कहाँ से आया वो? हाँ, घर्षण से तेजी से उनके मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड हो गए और उसमें हीट आने लगी। ठीक है, तो यहाँ हम समझे स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। और सबसे कम अगर पूछा जाए कौन से घर्षण का होता है तो होता है लोटने घर्षण। लोटने का बेगर, लोटने माने रोलिंग, घूमने वाला। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक सिलेंडर लेके आना है तुम्हें वहाँ से वहाँ तक, तो कौन सी विधि ज़्यादा आसान है? लुढ़का के ले आना। कैसे? तो जो लुढ़कने में घर्षण लगता है वो होता है लोटने घर्षण। लोटना, जैसे हम लोटते हैं ना, उसी से बना लोटने घर्षण। तो लोटने घर्षण में सबसे कम मान होता है और सबसे अधिक होता है स्थैतिक घर्षण में। मानो किसी चीज़ को ऐसे की ऐसे खींचो, जैसे सिलेंडर को हम खींचते तो क्या होता? ज़्यादा बल लगाना पड़ता, ज़्यादा बल लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा मास अप्लाई कर रहा है ज़मीन पर अच्छे से। कि मैं ना जा रहा हूँ, खींच के दिखाओ तुम। ठीक है ना? अब दूसरा लिखिए, गतिज घर्षण किसे कहते हैं? गतिक या गतिज कुछ भी लिख लो। गतिज है या गतिक? कुछ भी लिख सकते हो, गतिज या गतिक। देखो, जब एक पहिया घूमता है, आपने देखा होगा, तो इस पहिए में दो प्रकार के घर्षण कार्य करते हैं। अगर जैसे बाइक खड़ी है मेरी, सपोज दैट खड़ी है, तो अभी टायर और जमीन के बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो है स्थैतिक घर्षण। कौन सा है? जैसे ही चलने लगेगी तो उसमें क्या आ जाएगी? गति। तो उसमें लगेगा गतिक घर्षण। ठीक है, तो पहिया इस साइड घर्षण लगाएगा और जमीन लगाएगी इस साइड, तभी वो एक दूसरे के ऊपर चल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाड़ी फिसलेगी और हम गिर जाएंगे। जैसा कि मान लो बर्फ़ पे चला रहे हैं हम, या बालू पे चला रहे हैं, या कंक्रीट पे चला रहे हैं, तो क्या होता है? गाड़ी फिसल जाती है और हम लोग गिर जाते हैं। तो इसमें लिखिए, किसी वस्तु की स्थिति गति के कारण लगने वाले घर्षण को और आपने दो बार लिख दिया के कारण के कारण। गतिक घर्षण कहते हैं। लिखो, यह दो प्रकार का होता है। पहला सर्पी और दूसरा लोटने। इसमें घर्षण जोड़ लेना आप। ठीक है, सर्पी घर्षण, लोटने घर्षण। बहुत आसान है दोनों को समझाना। हाँ, अभी समझा रहे हैं। जैसे मान लो, सर्पी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकना है। जैसे मान लो मेरी हथेली है, ठीक है, इस पर मैंने दूसरी सतह रख दी। अब मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ। अब मुझे तुम एक ये बात बताओ, इसमें स्थिर कौन सी है, चल कौन सी रही है? कि दोनों चल रही हैं? अब लेकिन दोनों में कार्य वही हो रहा है जो पहले था, या अलग बदल गया? वही हो रहा है ना। एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, एक बल इस दिशा में। और ऐसे हम जब रगड़ते हैं तो रगड़ के देखो, गरम हो जाता है। हाँ, तो जो आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, आवाज़ सुनाई दे रही है, ये कहाँ से आ रही है? दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण से। तो जब दो सतहों के बीच खिंचाव होता है, क्या होता है? खिंचाव। और खिंचाव से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही होता है सर्पी घर्षण। ठीक है, खिसकने से जो घर्षण उत्पन्न हो वो सर्पी घर्षण है। एक तो लोटने से हम गति दे सकते हैं वस्तु में, लौटा के, और एक खिसका के दे सकते हैं। वो कट्टे वाला भी इसी में? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर हम कट्टे को खींचें तो वो हो गया सर्पी घर्षण। कैसा हो गया? और अगर कट्टा नहीं खिंच रहा है तो कौन सा घर्षण है? स्थैतिक। कौन सा? क्योंकि उसका मान ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा बल चाहिए। लेकिन एक बच्चा अगर पीछे से धक्का मारा और एक आगे से खींच रहा है तो उसमें कौन सा घर्षण आ जाएगा? गतिज।
कौन सा आएगा? और गतिज में भी कौन सा आएगा? सर्पी। कौन सा? सर्पी। क्यों? सरक रहा है। सर्पी से सरकना, जैसे सांप से सर्पी बना है। सांप क्या करता है? सरकता ही तो है, ठीक है ना। तो सांप से सर्पी, और लौटने से लौटने। तो सबसे आसान, तुम ऑटोमेटिक जानते हो किसी चीज को लुढ़काना बहुत आसान होता है और बहुत तेजी से कार्य हो जाता है। अगर मैं तुमसे कहूँ इतनी बड़ी बॉल लो, इसको वहां तक रख के आओ, तो उसमें जाने में ले जाने में समय लगेगा, और उसी बॉल में ऐसे लात मार दो तो लुढ़कते चली जाएगी। तो लुढ़कने के कारण ही उसमें लौटने घर्षण आएगा, और लौटने घर्षण का मान लुढ़कने के साथ साथ कम होता जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर चीज सतह पर रुकेगी तभी तो घर्षण लगेगा, और जब वो रुक ही नहीं रही तो इसका मतलब क्या है? आगे जा रही है, कंटिन्यूस जा रही है आगे, और लौटने घर्षण लग रहा है। अगर सर गोला छीनते हैं तो उसमें कौन सा लगेगा? तुम बताओ। हमने बताया था जब किसी गति के कारण जो घर्षण पैदा हो, जैसे आलू हो रहे हैं हम, या बर्फ वाला बर्फ हो रहा है, तो दो सतहों के बीच जो गति के कारण घर्षण पैदा हो रहा है, अभी बताए थे ऐसे। मान लो इसको, जो मान लो बर्फ वाला हो रहा और ये बर्फ का वो, तो ऐसे होर आवाज आती है। तो ये कौन सा? स्थैतिक घर्षण वहां आएगा जब मास ज्यादा होगा, यानी जब द्रव्यमान ज्यादा हो, यानी चीज टस से मस ना हो, हम पूरी दम लगा लें फिर भी। तो इसका मतलब क्या है? उसमें स्थैतिक घर्षण। अब देखो इस पर मास रखा है, वजन रखा है कुर्सी पे, और मैं इसे खिसका रहा हूँ, तो मुझे अतिरिक्त बल लगाना पड़ रहा है, और आवाज़ भी हो रही है, ठीक है। अगर इसके नीचे ग्रीस डाल देती है और चिकनी सतह होती तो आसानी से खिसका था, ठीक है। तो इसमें जहाँ मास ज़्यादा होगा वहाँ स्थैतिक घर्षण, जहाँ गति के कारण घर्षण पैदा हो रहा हो वह गतिज घर्षण, और जहाँ सरकाने से पैदा हो रहा हो वो सर्पी घर्षण, और जहाँ लुढ़काने से पैदा हो रहा हो वह लौटने घर्षण। बाइक में लौटने घर्षण लगा? दोनों लगेंगे बाइक में, स्थैतिक और लौटने दोनों, और गतिज भी। क्यों? देखो जब बाइक खड़ी थी तो स्थैतिक घर्षण, पहिया जैसे घूमने लगा तो गतिज घर्षण, और तेज घूमने लगा तो लौटने घर्षण, ठीक है। अगर पहिए, तुमने सोचा कभी, जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे, जो पुरापाषाण के लोग थे, उन्होंने पहिया गोल ही क्यों बनाया? चौकोर भी तो बना सकते थे वो। गोल इसलिए बनाया था ताकि उसको लुढ़काने में आसानी हो। पहले वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत विकसित थी, और तभी से पहिए का आकार गोल चला आ रहा है। और गोल में जो राउंड शेप होता है उसमें तेजी से लौटने घर्षण होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँ ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। अब मैं पूछूं किसके बीच कौन सा घर्षण लगेगा? कल हम जब बारिश हो रही थी हमने पूछी बारिश की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पूछा था। तो बारिश की बूंदों और हवा के बीच कौन सा घर्षण था? कौन सा? गतिज घर्षण। कौन सा था? और बारिश की बूंदें कौन से माध्यम में गिर रही थी? गतिज माध्यम में। माध्यम कौन सा था? वायु। कौन सा था? वायु सघन माध्यम है ना, बहुत सारी गैसें हैं, तो उसमें जब पानी गिरेगा तो वायु को मॉलिक्यूल्स के बीच टकराएगा, और उन मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में रगड़ उत्पन्न होगी, और रगड़ से वही ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो हो जाता है हमारा सर्पी घर्षण और गतिज घर्षण। कौन सा? अब तुम अपने दैनिक जीवन में इसको देखना, कहाँ कहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे यहाँ टीन पड़ी है मान लो एक, और हम पकड़ के खींच के ले जा रहे हैं, बहुत तेज आवाज होती हुई जाएगी। इसका मतलब टीन क्या चाह रही थी? टीन ये चाह रही थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे कहीं मत ले जाओ, और मुझे ले जाओगे तो मैं आवाज करूंगी। गति का विरोधी तो कर रही थी टीन, ठीक है ना। और तुम कह रहे हो अच्छा ना करे आवाज तो हवा होश में आ जाएगी नेक देर में। कैसे? ग्रीस लगा दो या ऑयल डाल दो तो उतनी आवाज़ नहीं हुई जितनी आवाज़ हो रही थी। हम देखते हैं चैन में ग्रीस डालते हैं हम, और तेल डालते हैं पहियों में। क्यों? पहियों में घर्षण बल कम करने के लिए कौन सी चीज़ लगाई जाती है पहियों में? अरे ग्रीस कहीं तो लगाया जाएगा। अरे अम्ल कहाँ से ले आई तुम जामे? बॉल बियरिंग क्या लगाई जाती है? जिनमें लोहे की बॉल्स होती हैं। वो इतने भारी ट्रक को सोचा कितने टनों वजन होता है ट्रक में, कितनी आसानी से खिसका के ले जाता है लौटने घर्षण के कारण। मान लो एक ट्रक में 1000 टन वजन है, तो वो मास सबसे ज़्यादा कहाँ फील हो रहा है पता है? कहाँ पे? बेरिंग की उस छोटी वाली बॉल की ऊपरी सिरे पर। यहाँ पूरा का पूरा द्रव्यमान वहाँ केंद्रित है। तो वो क्यों झेल पा रही है?
क्योंकि सभी टाइटली बाउंडेड है, पूरा का पूरा जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारी बॉल्स में और लगातार घूम रही है वो। तो अगर कोई ट्रक खड़ा है तो उसमें स्थैतिक घर्षण है, कौन सा, और चलने लगा तो गतिज घर्षण, और तेज दौड़ने लगा तो लौटने घर्षण। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सर उसमें घर्षण नहीं हो पाता, घर्षण बल कम हो जाता है। बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? आंसर लिखेंगे घर्षण कम होने के कारण। अच्छा जी बताओ, अगर बर्फ पे हमें घर्षण बल का मान बढ़ाना हो, हमने कम करना तो बता दिया तुम्हें, कम ऐसे होगा। अगर हमें घर्षण का मान बढ़ाना है तो बढ़ेगा कैसे? पानी करके। पानी डाल के। किसी भी सतह का घर्षण मान बढ़ाना है हमें, कैसे बढ़ेगा? सर लोड जगह तुम लोग पीछे बैठ जाओ, धूप आ रही है, पीछे चले जाओ। लोड जगह की जगह उसके खींच के ले जाना। नहीं, नहीं चल एक चिकनी सतह है, उस पर घर्षण मान कम है या शून्य है, अब हमें उसको बढ़ाना है। सर ऐसे पहिए में उसको खुरदरा करके, अंजलि ने राइट आंसर बताया, उसको खुरदरा करेंगे। क्या करेंगे? ताकि वो अटके और गति का विरोध ज्यादा करे, समझे ना? वहाँ में थोड़े छोटे तुमने कभी देखा है बाइक के टायर्स में खांचे बने रहते हैं? सभी टायर्स में क्यों बने रहते हैं खांचे? सपाट क्यों नहीं बना देते उन्हें? अगर सपाट बना दी तो फिसल जाएंगे ना, इसलिए उसमें खांचे बने रहते हैं ताकि जमीन और इनके बीच पारस्परिक घर्षण होता रहे और हमारी बाइक स्थिर रहे। समझ गए? ट्रेन के पहियों के बीच जो ब्रेक होता है वो लोहे का होता है, पूरा बूट इतना बड़ा होता है, बहुत मोटा। वो नीचे होता है तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब कभी ट्रेन में बैठो तो एक चीज़ महसूस करना, बहुत भारी होता है वो, दोनों साइड में लगते हैं, दोनों साइड में पहिए, क्योंकि वो एक ही सतह, एक ही धातु होती है, लोहे पे लोहा। ठीक है, तो उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन से निकलेगी एनर्जी बहुत तेज। तो जब भी ट्रेन के ब्रेक लगते हैं तो एक अजीब सी बदबू आती है, स्मेल उसके जलने की, उसके साथ ऑयल छोड़ा जाता है ब्रेक्स में, ब्रेक ऑयल, ताकि फ्रिक्शन जब ज़्यादा हो तो हीट से कहीं लोहा पिघल के चटक ना जाए, तो ऑयल छोड़ा जाता है उसमें ताकि ऑयल उसको ठंडा कर सके। अब वो ऑयल इतनी तेज़ गर्म होता है कि जल जाता है, तो वो होता है लोहे के और लोहे के बीच लगने वाला घर्षण बल। लिखिए अगला। ऑयल के जलने की बदबू होती है। हाँ, ऑयल की जलने की बदबू होती है। अब कभी भी ट्रेन में जाओ तो स्टेशन से उतर के उसके पहियों को अवलोकन करना, देखना कि कितना भारी पहिया है और इसमें ब्रेक्स कैसे लगते हैं। हाँ, सर वो दोनों कितनी बड़ी एक पहिया थोड़ी होता है, हर एक बोगी में 4 4 2 4 8 16 पहिए होते हैं एक डब्बे में, 16 इस साइड 16 इस साइड और बीच में होती है। और डब्बे में हर एक में जितने डब्बे होंगे उनमें 16 को गुणा करते रहो, और जब ब्रेक ड्राइवर दबाता है तो एक साथ सारे ब्रेक लगते हैं, धीरे धीरे। एक साथ लगते हैं। हाँ, धीरे धीरे लगाते हैं, एकदम नहीं लगाएंगे, एकदम लगाएंगे तो पूरी गाड़ी पलट जाएगी जड़त्व के कारण, गति आ जाएगी उसमें बहुत तेजी से। जैसे तुमने लॉन्ग जंप मारता हुआ खिलाड़ी देखा है, लंबी कूद, ऐसे भागता हुआ आता है, आगे तक भागते चला जाता है, देखा कैसे चला जाता है वो? क्योंकि वो बैक फोर्स लेकर आता है पीछे से। जब भाग के आ रहा है तो उसके पीछे जो वायुमंडल है, जो हवा है, वो तेजी से बल लगाती है आगे की ओर धकेलते हुए, और फिर वो आगे की ओर भागता हुआ चला जाता है। उससे कहो तुरंत वहीं के वहीं रुक जाए तो नहीं रुकेगा, या तो अल्टा पल्टी खाई के गिर पड़ेगा। देखते हो तुमने लंबी कूद मारी है, देखते ना? ऐसे ही जब भी हमारा कोई चीज़ पीछे जाएगी तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे हम चांटा मारते हैं तो हाथ पीछे ले जाते हैं, धार। सांप जब फन मारता तो हाथ पीछे ले जाता है, वो फन क्यों पीछे ले जाता है? ताकि वो पीछे से बल ला सके तेजी से। घूसा मारते तब पीछे ले जाते हैं हम, तो हमें मालूम नहीं पड़ता। जब भी हम पीछे ले जा रहे हैं तो ये समझो इसमें ऊर्जा बढ़ गई। क्या बढ़ गई? ऊर्जा। और इतनी बढ़ गई कि जितना पीछे ले जाओगे, ऐसे पीछे ले गए और पीछे हो गए तो और ज़्यादा बढ़ गई। जितना एंगल चेंज होगा उतना ही तेज मास अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन, खुरदरी सतह पर घर्षण का मान कितना होता है? खुरदरी सतह पर, खुरखुरी या खुरदरी कछु कर लेंगे।
इसमें लिखेंगे अधिक। अब देखो इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं, बहुत अच्छे से सोचना और अपने आप को वहीं ले जाना जहाँ मैं ले जाना पहुँचा रहा हूँ। कभी तुमने ऐसा लेंटर पड़ा देखा है जिसमें जीना बनने वाला हो, स्लैब पड़ रही हो, देखा है? उस पर जीने की सीढ़ी बनी ना हो तो तुम आराम से उस पर चढ़ के जा सकते हो ऊपर। चढ़ जाते हैं ना, आराम से चढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो बहुत खुरदरा होता है, ऊबड़ खाबड़, और ऊपर से अगर तुम ऐसे खड़े हुए जाओगे ना इंक्लाइंड पे, तिरछे पे, तब भी खड़े ही रहोगे। तुम बहुत कुछ करोगे, फिसलो चुना रहे। और अगर हम नहीं फिसल रहे हैं, इसका मतलब घर्षण बल का मान अधिक है। अगर उसी पे प्लास्टर कर दिया जाए चिकनी सीमेंट डाल के, फिर तुम चल के देखना, फिर पैर फिसलेंगे। अरे फिर बच्चे उसको फिसल पट्टी बना लेंगे जब तक जीना नहीं बनेगा वो, है ना। अगर फिसल पट्टी का कॉन्सेप्ट खुरदरा कर दिया जाता तो खून पट्टी हो जाती वो। फिसल पट्टी की जगह क्या होता, मतलब ऊपर से लेके कुछ और आए थे, नीचे से लेके कुछ और जा रहे हैं, है ना। मान लो छोटे बच्चों का अंडरवियर गायब, पीछे ब्लैक होल बन गए तो। और अधिकतर जहाँ जैसे पार्क में झूले लगे हैं, कहीं उस पर जंग आ गई और बच्चा चला गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि बच्चों को जिन्हें पता है जी गंदा है साफ है, उसको तो फिसलना है भाई, और पहले मेरा नंबर है। यही तो बात है कि पहला नंबर मेरा है, और गए, अरे मम्मी हार लिया। ठीक है, लिखो अगला। घर्षण किस पर निर्भर करता है? वस्तु पर। पृष्ठों की प्रकृति। अब ये क्या है पृष्ठों की प्रकृति? हमने दो सतह बताई थी, सतह को ही पृष्ठ बोलते हैं। दोनों सतहों की प्रकृति अगर चिकनी है तो घर्षण बल शून्य या कम, दोनों खुरदरी हैं तो घर्षण बल अधिक। तुम लोग पीछे बैठ जाना, धूप आ रही है। देखो, अगर ये पूछा जाए घर्षण बल कैसा बल है, संपर्क बल है या असंपर्क बल है? संपर्क बल। तो ये ध्यान रखना, घर्षण बल तभी लगेगा जब संपर्क होगा। क्या होगा? कांटेक्ट। जैसे मैं हथेलियों को ऐसे रखूं, नहीं लग रहा ना? क्यों? क्योंकि इनका कांटेक्ट नहीं है। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं, जब कार में बैठ के जाओ तुम, तब साइकिल चलाओ, जब सुनसान रोड पर तुम साइकिल चला रहे हो तो साइकिल के टायरों की आवाज़ आती है, बस के टायरों की आवाज़, ट्रेन के पहियों की आवाज़, जितनी आवाज़ें सुनाई देती हैं सब पारस्परिक गति का विरोध कर रही होती हैं और वो फ्रिक्शन के कारण निकल के आती हैं हर जगह से। सर जो हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज़ आ रही है वो भी गले में घर्षण पैदा कर रही है। देखा ना तुमने? जो लोग नाक छिनकते हैं, देखिए कोई तो बहुत लंबा साउंड निकाल देते पी, तो वो तेजी से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो नाक की भीतरी सतहों के बीच गति का विरोध करते हैं और वहाँ से साउंड निकलने लगती है, आवाज़। ठीक है, लिखिए अगला। यदि बाह्य बल शून्य हो तो घर्षण कितना होगा? यदि बाह्य बल शून्य हो तो घर्षण कितना होगा? बताओ, बताओ भाई। हाँ, कम या शून्य? जैसे मैं बाह्य बल इस स्टैंड पर बल लगा दूं ऐसे, तो इसमें घर्षण हुआ? क्यों? क्योंकि बल ही शून्य है तो घर्षण तो शून्य होगा ही। आंसर शून्य या जीरो। देखिए, सीमांत घर्षण किसे कहते हैं? सीमांत।
देखो, जब कोई वस्तु या पिंड गति करने वाला ही होता है, जब कोई वस्तु या पिंड गतिमान होने वाला होता है, होने ही वाला होता है, उस समय लगे घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। उस समय लगे घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। देखिए, जैसे किसी भारी वाहन को या मशीन को हम धक्का दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? धक्का दे। और एकदम धक्का देने से चलने लगेगी या एक स्थिति बाद उसमें हलचल होगी? पूरी दम लगाएंगे ऐसे तब वो हल्की सी टसमस होगी अगर कोई भारी है। तो जिस समय उसमें गति आती है उस समय जो फ्रिक्शन होता है उसका, वो होता है सीमांत घर्षण। क्या होता है? सीमांत। सर एक बार और। जब किसी पिंड या वस्तु गति करने वाला ही होता है उस समय जो घर्षण लगता है उसे सीमांत घर्षण बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया पूरा। और दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा घटनाएं जो होती हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही होती हैं। हर चीज़ का नष्ट होना, अगर कोई चीज़ संचारित हो रही है, क्या हो रही है? संचारित माने टूट टूट के गिरना या गलना, तो वो भी घर्षण के कारण ही होती है। जैसे मान लो एक ईंट देखो सामने दीवार में ईंटें लग रही हैं, ये जैसी लगी थी वैसी इस समय नहीं है। क्यों? कुछ ये पानी से घर्षण से गली, कुछ वायु के घर्षण से गली। धीरे बिना वायु के घर्षण से तो बच्चों पत्थर तक गोल हो जाते हैं। हवा ऐसी चीज़ होती है, हवा किसी वस्तु की आकृति बदल देती है। जैसे सपोज दैट तुम बालू में खेल रहे हो, ठीक है, और तुमने एक मंदिर बनाया बालू का, अचानक हवा आई तो क्या होगा? गिर जाए, उसकी स्थिति आकार बदल जाएगा। इसका मतलब उसने क्या किया? बल लगाया भाई, और बल लगाया तो घर्षण पैदा हुआ, वो गिर गया। ठीक है, तो वायु भी स्थिति का आकार और चीज़ें बदल देती है हवा से। या जैसे आंधी आ जाए और हमने लंगड़ी खेली और वो उसके खांचे बना दिए और आंधी उस पर से गुजर गई, तो वो जो हमने लाइनें खींची थी वो मिट जाती हैं। इसका मतलब उसकी स्थिति बदली और वायु ने उसके बीच क्या किया? घर्षण। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से। एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम, घर्षण किसे कहते हैं? हाँ बोलो। सर हम जब कुछ खाते हैं तो फिर दांतों के जो पांदा वो बिल्कुल, दांतों के बीच कौन सा घर्षण लगेगा? तो गति बदल रही। गतिज। जैसे हमने चने मुंह में डाल दिए थे, अभी मुंह चलाया नहीं है, मुंह में ही चने आते। सीमांत सीमांत नहीं, इसमें लग रहा है गतिज घर्षण। कौन सा लग रहा है? दोनों दांत आपस में रगड़ रहे हैं। ऐसे ही आटा जो चक्की पीसती है ना, आटा नहीं गेहूं पीसती है, अक्सर लोग आटा पिसवाने चले जाते हैं। मोस्टली हमारे सोसाइटी में देखा जाता है कि पापा कह गए कि आटा पिसवावे। आटे का पिसवा के क्या बनाएंगे? गेहूं पिसवाने होते हैं। ठीक है, तो हम भी आटा ही कह रहे थे। तो जब दांतों के बीच कोई चीज़ आती है जिसे हम चबाते हैं तो वो घर्षण के कारण ही टूटती है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक चीज़ ऐसी भी है जो टूटती नहीं है, जैसे हम चबाते ही रहते हैं, च्युइंगम या रबर। ठीक है, उसमें हम कितनी भी गुस्सा निकाल लें। सर हमारे धरती और पैर के बीच कोई चीज हो तो वो भी ऐसी हो जाएगी, कैसी? मतलब टूट जाएगी। बिल्कुल टूटेगी। पैर नहीं घिसते हमारी एड़ियाँ, तुम नंगे पैर चल के देख लो 1 महीने, और एक आदमी जूते पहन के चल रहा है, तुम्हारी तलवों की सतह और उसकी तलवों की सतह अगर नापी जाएगी तो दोनों में अंतर निकलेगा। माइक्रोन में घिसेगी वो, और घिसने के साथ साथ वो थोड़ी सी टाइट होती जाएगी, मजबूत हो जाएगी। पहले के बड़े बड़े लोग जो होते थे वो नंगे पैर ही चलते थे और उनके पैर इतने मजबूत हो जाते थे कि कांटा आया तो टूट को बस खत्म, हटा, कांटा भी नहीं घुस पाता था, इतने मजबूत पैर हो जाते थे। हाथों में ठेक पड़ जाती है, देखिए तुमने काम करते करते, ऐसे पैरों में ठेक पड़ जाती है पैरों में। तो अगर हम चल रहे हैं अचानक और हमारे पैर और ज़मीन के बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो लुढ़कने वाली हो, कैसी हो? लुढ़कने वाली, तो हम गिर जाते हैं। जैसे बच्चा घर में कंचे खेल रहा है, मम्मी आई कचू कामते हैं, हाँ लला का है धड़ाम, और फिर वही धड़ाम बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिज घर्षण, ये सारे चर्चा की
और सारे क्वेश्चन समझा दिए। इसमें प्रश्न कम बनते हैं, बस कम या ज़्यादा का प्रश्न आएगा, कहाँ पे मान कम होगा कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जब तेल ग्रीस का प्रयोग कर रहे हैं तो घर्षण का मान कम हो रहा है, जब किसी सतह को खुरदरा बना रहे हैं तो अधिक हो रहा है। सीधी सीधी बात है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।